Hello guys, welcome to GroupCat and this is the continuation of the second lecture of mole concept, and we have not start mole concept yet. We are just building basics of mole concept. So let's continue. So today we are going to understand what is matter. ठीक है ना? So matter can be anything which has a mass and occupies space. Okay, matter can be anything which has mass एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो सिंपल सी बात है कि मैटर वो चीज़ है जो कि मास एक्वायर करती हो और स्पेस एक्वायर करती हो। ठीक है ना, सिंपल सा सबने पढ़ रखा है, 7th क्लास में पढ़ा था। तो अब मैटर की क्लासिफिकेशन देखिए, मैटर की क्लासिफिकेशन देखिए। ये जो मैटर है, मैटर दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, दूसरा हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है ना। फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो हम लोग स्टैंडर्ड पढ़ के आए हैं, मतलब क्लास बेसिकली क्लास हम लोग पढ़ के आए हैं, छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है मैटर का वो 3 पार्ट में होता है। आपने पढ़ा होगा बोस, आइंस्टीन वगैरह, बट वो हमारे जेई सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना। जेई इन तीनों से ही बहुत तगड़े क्वेश्चन आता है और इन तीनों के ही अपने एक यूनिक चैप्टर्स हैं। आपने पढ़े होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, सॉलिड स्टेट, लिक्विड सॉल्यूशंस, गैसेस स्टेट वगैरह। ठीक है ना। सो मैटर में फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे जेई सिलेबस में 3 जो है हमारे क्लासिफिकेशंस हैं। पहला जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है ना। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के भी 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है मिक्सचर और एक होता है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में 2 टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा 9th क्लास में पढ़ाया रहता है। एक तो होता है होमोजीनियस, ठीक है ना, होमोजीनियस, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। नाउ प्योर सब्सटेंस की अगर हम लोग बात करें तो एक होता है हमारा एलिमेंट और दूसरा होता है हमारा ये वाला कंपाउंड। ठीक है ना। अच्छा तो हम लोग को एक बात तो समझ में आ गई है कि मैटर का ऊपर ऊपर का हमें मिल गया कि मैटर हमारे पास जो मैटर होता है वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है ना। एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल के भी क्या होते हैं, फिजिकल के भी 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आप लिखते रहिए, मतलब आप अगर लिखेंगे तो आपको माइंड बना रहेगा कि हाँ इतने क्लासिफिकेशन होते हैं। और केमिकल के भी 2 होते हैं, केमिकल के 2 होते हैं। पहला होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है ना। और इसका ही एक और इसका ही एक और होता है, इसका ही एक और होता है प्योर सब्सटेंस। ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, 2 आते हैं। एक तो होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, बाकी सब तो सब सही है। और हम लोग पढ़ते हैं इधर। देखिए अब लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट। ठीक है ना। अब एलिमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है ना। कैसे, अभी हमने एलिमेंट पढ़ाया, तो आप लोग बताइए कि एलिमेंट क्या है। यस, एलिमेंट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इट इज अ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और केमिकल में भी कौन सा है, केमिकल में भी कौन सा है, देखो केमिकल में भी प्योर। ठीक है ना। प्योर केमिकल क्लासिफिकेशन में, प्योर क्लासिफिकेशन में हमारा एलिमेंट आता है। तो पहले हम लोग एलिमेंट पढ़ेंगे फिर कंपाउंड पढ़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में हमको क्या यूज होने वाला है, एलिमेंट और कंपाउंड। जब तक एलिमेंट और कंपाउंड समझ में नहीं आएगा जब तक एलिमेंट और कंपाउंड समझ में नहीं आएगा तब तक बेसिकली हम लोगों को जो है जो मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग को समझ में नहीं आएंगे। ओके, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट एंड कंपाउंड। सो फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। जो एलिमेंट होता है वो सिर्फ एक टाइप के एटम्स ही कंटेन करता है, सिर्फ एक टाइप के। ठीक है ना। एलिमेंट्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एटॉमिक नंबर। जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने एटॉमिक नंबर के द्वारा ही डिफरेंस, मतलब उनमें डिफरेंस बताया जा सकता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ आइसोटोप्स, all atoms of particular elements all atoms of particular elements are identical and are unidentical with atoms of other element। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखो आपने बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े होंगे, कौन कौन से, हाइड्रोजन पढ़ा है, ठीक है ना, क्लोरीन पढ़ा है, ऑक्सीजन पढ़ा है, ठीक है ना,
फ्लोरीन पढ़ा है, ठीक है ना, बहुत सारे पढ़े हैं, ठीक है ना, जिंक पढ़ा है, ठीक है ना, मैग्नीशियम पढ़ा है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम पढ़ा है। तो ये सब हमारे, ये जो चीज़ है ना, ये हमारे जो ये हैं, इनको एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो है, इनका एक एटम, ये एलिमेंट होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीजन क्या है, हमारा एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन, तो हम लोग इसे कैसे बोलेंगे, ऑक्सीजन नामक एक एलिमेंट है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है ना। बट ये क्या है, ये हमारा एलिमेंट ऑक्सीजन का एक एटम है, ये हमारा एलिमेंट ऑक्सीजन का एक एटम है। तो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा एलिमेंट और एटम के बीच में, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स के एटम होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, उसके एटम होंगे, उसके मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके एटम होंगे, उसके मॉलिक्यूल होंगे। तो एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल में हम लोग के क्लासीफाई होते हैं। तो ये अब देखिए, तो आप थर्ड पॉइंट के ऊपर फोकस करिए। जो थर्ड पॉइंट है वो कहना चाह रहा है रेस्पेक्टिव ऑफ आइसोटोप्स, मतलब आइसोटोप्स को अगर हम लोग छोड़ दें तो हर एलिमेंट के जो हर एटम है वो क्या होते हैं, ठीक है ना। हाँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ आइसोटोप्स। तो ये कहना चाह रहा है कि एक एलिमेंट है, सपोज कोई भी एलिमेंट ले लो आप, सपोज हमने ले लिया क्लोरीन, ठीक है ना। उस पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स होंगे, क्लोरीन के जो जितने एटम्स होंगे, ठीक है ना। सपोज हमने एक यहाँ पर एक मग ले लिया, इसमें हम लोग का क्लोरीन पड़ा है, यहाँ पर देख लो, इसमें हम लोग का ये क्लोरीन पड़ा है, ये हम लोग का क्लोरीन पड़ा है इसमें, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, इस टब में क्लोरीन एलिमेंट पड़ा हुआ है, क्लोरीन एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इस टब से हम लोग क्या करते हैं, इस टब से हम लोग क्या करते हैं, इस टब से हम लोग क्या करते हैं, सपोज इसमें हजारों करोड़ों मिलियंस ऑफ एटम्स हैं क्लोरीन के, ठीक है ना। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, 5 एटम उठाते हैं, सपोज ये, ठीक है ना। इसमें से हम लोग ने क्या किया है कि 5 एटम उठा लिए, ठीक है ना। देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस टब में एलिमेंट क्लोरीन भरा हुआ है, उस एलिमेंट क्लोरीन के हजारों करोड़ों एटम्स हैं इस टब में। तो इस टब से हमने 5 एटम उठा लिए, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो इन 5 एटम्स में से ये सारे एटम्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, एकदम सेम होंगे, ठीक है ना। तो यही कहना चाह रहा है कि ऑल एटम्स, मतलब ये ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट आर आइडेंटिकल, मतलब सारे एलिमेंट सेम होंगे। ऑब्वियस की बात है, क्लोरीन एलिमेंट के सारे एटम्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ आइसोटोप। क्यों का, क्योंकि आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप एक ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, डिफरेंट, मैं बता चुका हूँ, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि मास नंबर डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो व्हाट आर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स आर दोज व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है ना। बट अगर हम लोग आइसोटोप्स को हटा दें तो, और अगर हम लोग एटम देखें तो वो क्या होंगे, एकदम सेम होंगे, आइडेंटिकल होते हैं सब। समझ में आया चलिए। इससे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दे सकते थे ये। कुछ लोगों को लग रहा होगा बहुत ही क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत ही बहुत ही ज़्यादा बेसिक, बट ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, वो जब लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे होते हैं 12th में, तब उन्हें समझ में आता है यार ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटे छोटे बेसिक जो कि आपको एकदम क्लियरिटी देते हैं कि हाँ यार फिजिकल केमिस्ट्री एकदम क्लियर आ रही है। अब आगे क्या है, थर्ड पॉइंट ही आगे देखिए, एंड आर अनआइडेंटिकल विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। और ऑब्वियस सी बात है कि इस टब में सपोज मैंने अभी कहा था कि क्लोरीन पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और एक ये टब है, एक हमारा कौन सा टब है, एक ये टब है, और इसमें पड़ा हुआ सपोज एल्यूमिनियम, ठीक है ना। इससे आप एक एटम उठा लो, ठीक है ना, और इससे आप एक एटम उठा लो, तो वैसी बात है ये दोनों डिफरेंट होंगे। तो वही कहा गया है कि एंड आर अनआइडेंटिकल्स विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, और अदर एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो अनआइडेंटिकल होंगे, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, ठीक है ना। अब देखो फोर्थ पॉइंट, इन नेचर मोस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट। ये फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट भी लिखा है तो आप ध्यान से देखिएगा। इन नेचर मोस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट एट एज एटॉमिक फॉर्म बट सम एलिमेंट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब देखो बहुत ही अच्छी मतलब बहुत ही तगड़ी वाली कंफ्यूजन यहाँ रहती है कुछ लोगों को। वो समझते हैं कि ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं,
ठीक है ना। उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एटम्स के फॉर्म में है, क्योंकि आपके बारे में उसमें लिखा क्या होता है, क्योंकि जो आपके पास जो पीरियोडिक टेबल होती है ऐसी, ठीक है ना, उसमें तो सारे क्या होते हैं, ऐसे ही लिखे होते हैं। ये जो आपके पास पीरियोडिक टेबल होती है उसमें तो सब क्या लिखे होते हैं, उसमें तो ऐसे लिखे होते हैं एच ओ एफ। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ देखने में आपको लग रहा है, और कंफ्यूजन बहुत तगड़ी होती है, वो लोग मालूम ही नहीं होता है। तो वो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इसमें कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, एक्चुअली क्या होता है मालूम ही नहीं होता है, ठीक है ना। सो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे नेचर में, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे नेचर में, तो इन नेचर मोस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट एज एटॉमिक फॉर्म। तो देखो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्या करते हैं, जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बट सबसे ज़्यादा आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, बट सबसे ज़्यादा इसमें आपको सबसे ज़्यादा आपको इस फॉर्म में मिलेंगे, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो यही ये जो लाइन है ना, ये इन नेचर मोस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट एज एटॉमिक फॉर्म बट सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है ना। आपको समझ में कब आएगा, आपको समझ में कब आएगा जब मैं एग्जाम्पल दूंगा, देखो। ओके, अब देखो एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्या होता है, सॉरी, हाइड्रोजन क्या होता है, हमारा नेचुरल, जो नेचुरल ऑक्यूपेंस होता है, देखो ये टेबल बनी हुई है एक्चुअली, इस टेबल की हेडिंग है वो है नेचुरल एक्रेंस, ओके। और और जो इस टेबल की हेडिंग है, जो इस टेबल की हेडिंग है वो है फॉर्म, मतलब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। और ये तो एलिमेंट्स ही जो ऊपर लिखा हुआ है वैसे। अब देखो कि ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा नेचुरल अक्रेंस S2 में होती है इसकी, ठीक है ना, जो कि क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ऑब्वियसली है क्योंकि दो एटम है इसमें, ठीक है ना। बट पीरियोडिक टेबल में क्या लिखा होता है, पीरियोडिक टेबल में तो H लिखा होता है, जो कि एलिमेंट का एक एटम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, सिर्फ एक बेसिकली उसमें क्या बताते हैं, उसमें एक एटम, उसमें एक एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन देते हैं एक लेटर से, सपोज उतना ही होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जैसे एक एलिमेंट है क्लोरीन, तो उसका बस एक लेटर से, जो कि लेटर Cl है, ठीक है ना, उससे आपको क्या एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया है बस, उससे उसके नेचुरल अक्रेंस के फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन सा एटम्स कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि यहाँ सारे लिखे हुए हैं। अब देखो जो हाइड्रोजन है वो हमारा नेचुरल अक्रेंस में S2 में एग्जिस्ट करता है, जो कि मॉलिक्यूलर है। इनर्ट गैसेज जितनी भी हैं, ठीक है ना, इनर्ट गैसेज हीलियम नियॉन वगैरह, वो हमारी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, सबको मालूम है, ऑब्वियसली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी वो। कार्बन भी हमारा नेचुरल अक्रेंस में एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो कि डायटॉमिक होते हैं। डायटॉमिक मतलब दो एटम वाले, N2 एंड O2। मेटल्स जो होते हैं हमारे वो एक्चुअली हमारे एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, वो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, वो कि सॉलिड होते हैं। फॉस्फोरस क्या होता है, P4 में एग्जिस्ट करता है, जो कि मॉलिक्यूल है, बिकॉज मॉलिक्यूलर्स वन और मोर देन वन, टू और मोर देन वन एटम्स प्रेजेंट इन इट। हेलोजन जो होते हैं हमारे वो F2Cl2 Br2 I2 में बेसिकली डायटॉमिक होते हैं, दो एटम्स वाले होते हैं, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारे सल्फर होते हैं वो हमारा S3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ठीक है ना, जो कि हमारा मॉलिक्यूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या था कि मैटर में हमने पढ़ा केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल में हमने पढ़ा मिक्सचर एंड प्योर, ठीक है ना। ओके, अब प्योर में हम पढ़ेंगे, प्योर में हमने दो चीजें पढ़ी, क्या, एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है ना। तो एलिमेंट तो हमने पढ़ लिया। देखो अब फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है ना। हमने देखो मैटर में दो चीजें पढ़ी,
एक तो केमिकल और दूसरा क्या पढ़ा था, फिजिकल। तो देखो फिजिकल में तीन जो क्लासिफिकेशन होती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस स्टेट, उसके लिए अलग अलग चैप्टर्स हैं, उसके लिए हम लोग अभी डील नहीं कर रहे हैं। बस आपको जानना आना चाहिए कि मैटर के एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है जो कि तीन पार्ट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड स्टेट, वो जान लिया हमने। उसके अलग अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, दो चीज़ होती है, मिक्सचर एंड प्योर। ठीक है ना, मिक्सचर में हमने हाइड्रोजनस और होमोजेनस 9th क्लास में पढ़ रखा है, कुछ नहीं होता। होमोजेनस में हमारा यूनिफॉर्म सोल्यूशन होता है, हेटेरोजेनस वो नहीं होता, वो भी जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, उसमें ज़्यादा नहीं है। बट मोल कंसेप्ट में जो असली प्रॉब्लम क्या आती है, जो पढ़ चुके हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, वो आती है एलिमेंट और कंपाउंड्स को समझने में ही। ठीक है ना, तो बेसिकली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, और जितना भी क्लासिफिकेशन है वो हम लोग पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, तो हमें इस चैप्टर में कौन सी क्लासिफिकेशन पढ़नी है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है ना, जो कि प्योर क्लासिफिकेशन है इन द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है ना, एलिमेंट डन हो गया है। ठीक है ना, एलिमेंट फिर से एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि एलिमेंट दो पार्ट्स में एग्जिस्ट करता है, दो फॉर्म में, हमारा एटॉमिक फॉर्म में और मॉलिक्यूलर फॉर्म में। और जो कि हमने पूरी टेबल आपको दिखाई, उस टेबल के बाहर का कुछ भी नहीं पूछा जाता है, उतना ही है। ठीक है ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कंपाउंड पे आते हैं। देखिए ओके, तो हम लोग कंपाउंड देखें। इट इज अ प्योर सब्सटेंस, it is a pure substance by which two or more element it is a pure substance which contains two or more elements in fixed proportion by mass। ठीक ना, अब इसका मतलब क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट है ये इतना ही कह रहा है कि जो कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, वो तो पता ही है क्योंकि प्योर क्लासिफिकेशन के अंदर आ रहा है, तो प्योर सब्सटेंस तो हो गई। ठीक है ना, एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है। ठीक है ना, तो पहला लाइन से समझ में आया कि इट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कंटेन्स टू और मोर एलिमेंट, जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, समझ रहे हो, मतलब एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। कंपाउंड वो चीज है जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंटेन करता है। ठीक है ना, अभी हम एलिमेंट्स का एटम और मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं है। एटम्स, एलिमेंट का एटम या मॉलिक्यूल से कोई भी लेना देना नहीं है। दो अलग अलग एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन हो गया। ठीक है ना, और जिंक और एल्यूमिनियम हो गया, तो दो अलग अलग ही होने चाहिए एलिमेंट्स। ठीक है ना, जो कि हमारे एक प्योर सब्सटेंस बना रहे हैं और जो कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास में होनी चाहिए, वो कंपाउंड कहलाता है। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया है हम लोग को, मैं भी यहाँ पर बता देता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है वाटर का, देखो H2O। ठीक है ना, H2O का हम लोग को दिया है। अब फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास का दिया है, देखो इसलिए। ठीक है ना, अब देखते हैं हम लोग एक एक चीज देखते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना होता है, 1। ठीक है ना, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1 होता है मास। ठीक है ना, एटॉमिक जो मास नंबर होता है वो A होता है। ठीक है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन एक ही होता है, तो 1 + 0 1 ही आएगा, तो मास नंबर 1 होता है। तो दो एटम का मास कितना हो जाएगा, 2 2। ठीक है ना, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। बेसिकली ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। तो अगर हम लोग इसका मास रेशियो देखें, वो कितना हो गया, 1:8 हो गया। ठीक है ना, सिंपल सा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मीथेन की तरफ बढ़ते हैं। CH4 है। ठीक है ना, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। H का कितना होता है, 4 होता है। ठीक है ना, H का 1 होता है, तो पूरा का कितना हो जाएगा, हम लोग का 4 हो जाएगा। सॉरी, कार्बन का हमारा कितना होता है, 12 होता है। ठीक है ना, मास नंबर हम बता रहे हैं। एग्जाम्पल यूरिया ले लो आप, यूरिया। ठीक है ना, NH2CO1H2। ठीक है ना, ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो जितने भी पर्टिकुलर कंपाउंड्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल्स होते हैं। कैसे, अब आपको स्टेटमेंट बताना, अगर आपको ये स्टेटमेंट पता करना है, जैसे देखिए, कहाँ गया, तो देखो, जैसे ये एक हमारे पास टब है, इसमें क्या हुआ है कि पानी भरा हुआ है, इसमें क्या है कि पानी भरा हुआ है। ठीक है ना,
इसमें क्या भरा हुआ है हमारा, H2O भरा हुआ है, ठीक है ना, वाटर भरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड है। अच्छा वो H2O क्या है, एक टाइप का कंपाउंड है, मैंने अभी बताया, ठीक है ना। देखो H2O क्या है हमारा, एक टाइप का कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, H2O कंपाउंड, ठीक। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड क्यों है, कंपाउंड इसलिए है ये क्योंकि मैंने क्यों बताया, अच्छा कंपाउंड क्यों है ये, कंपाउंड इसलिए है क्योंकि ये एक से ज़्यादा एलिमेंट कंटेन करता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है ना। और इसका जो मास रेशियो है वो सेम रहेगा, चाहे आप नाले के पानी से उठाइए, चाहे आप कोई भी पानी उठाइए, चाहे आप गंदे से गंदा पानी उठाइए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। ये नहीं है कि आप गंदा नाले का पानी उठाते तो उसमें कम ऑक्सीजन होगा, ऐसा नहीं होता है। उतना ही मास रेशियो में आपको फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास में ही मिलता है, और उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स, एक से ज़्यादा एक एलिमेंट होते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि इसमें कंपाउंड भरा हुआ है H2O। तो अगर आप H2O का एक मॉलिक्यूल उठाते हैं, इसमें H2O के हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना, H2O H2 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 ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसमें से एक अगर मॉलिक्यूल उठाते हैं तो आप देखेंगे वो ऐसा कुछ दिख रहा है H2O, कैसा, ऐसा, आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। तो ये एक मॉलिक्यूल है हमारे H2O का, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे हजारों करोड़ों इसमें मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे, ठीक है ना, वो सेम ही होंगे। तो वही ये लाइन जो है वही कह रही है कि ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड, कंपाउंड क्या है हमारा, वाटर, आर आइडेंटिकल, क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है ना, क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया है वो ये है, नोट। ये जो नोट है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। क्या कंक्लूजन है कि यूनिट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड का जो यूनिट पार्टिकल, यूनिट, अच्छा यूनिट पार्टिकल का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात यह है कि यूनिट पार्टिकल का मतलब क्या होता है, सॉरी, हाँ, तो यूनिट पार्टिकल का जो मतलब होता है, यूनिट पार्टिकल का जो मतलब होता है वो हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है ना, उसका क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है ना। यूनिट पार्टिकल सबसे छोटा पार्टिकल होता है। तो वही कह रहा है, ये लिख लो आप, ये चीज लिख लो। तो यूनिट पार्टिकल जिसको नहीं मालूम है, ठीक है ना, यूनिट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड, मैंने अभी बताया कि कंपाउंड का जैसे एक वाटर है तो उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, ओ एच एच H2 तो होगा, ठीक है ना। तो यूनिट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड होता है मॉलिक्यूल, और यूनिट पार्टिकल ऑफ अ एलिमेंट जो होता है वो होता है एटम या मॉलिक्यूल, ठीक है ना। एटम एलिमेंट हमने क्या कहा था, या तो एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल वाले जैसे मैंने बताया था आपको, F2Cl2, है ना, ये सब बताए थे, S4 सॉरी S3P4, ठीक है ना। तो यूनिट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। यूनिट पार्टिकल ऑफ आयनिक कंपाउंड मैंने आपको बताया था, मैंने सबसे जब मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया था सबसे पहला उसका ही बताया था कि हमारे पास जो मैटर के जो यूनिट पार्टिकल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हमने क्या पढ़े थे, एटम पढ़ा था, मॉलिक्यूल पढ़ा था, आयंस पढ़ा था, फॉर्मुला यूनिट पढ़ा था, फॉर्मुला यूनिट। और फॉर्मुला यूनिट किसके लिए बताया था, मैंने डिस्क्राइब किया था, आयनिक कंपाउंड से होता है। तो यूनिट पार्टिकल ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या होता है, फॉर्मुला यूनिट होता है, ठीक है ना। तो अगर आप जैसे मैंने फॉर्मुलेट होता क्या है, आप लोग ये समझ रहे हैं कि नाम तो बड़ा अजीब लगता कैसा है, तो मैं समझा, तो कुछ नहीं होता है, वो सिंपल कंपाउंड ही ऐसा होता है, जैसे कंपाउंड है वैसे ही हमारा आयनिक पार्टिकल के लिए वो फॉर्मुला यूनिट कहलाता है। अब जैसे मान लो कि एक हमारे पास बाउल है, ठीक है ना, चलिए हाँ, शायद आप लोगों के घर में जो है वो गोल वाला बाउल हो सकता है, तो गोल वाला बनाते हैं। तो उसमें सपोज ये नमक पड़ा हुआ है, NaCl पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये जो पड़ा हुआ है हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, NaCl पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें तो इसका अगर हम लोग एक जो है मॉलिक्यूल उठाते हैं, ये NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है, क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो अगर इस आयनिक कंपाउंड का, ठीक है ना, बेसिकली आयनिक कंपाउंड है तो कंपाउंड का यूनिट पार्टिकल ही हमारा मॉलिक्यूल होता है। तो अगर इसका हम लोग इस कंपाउंड का, बेसिकली आयनिक कंपाउंड का अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल उठाते हैं,
तो उसको मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, उसका जो यूनिट पार्टिकल होगा उसको मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, है वो कंपाउंड, कंपाउंड का यूनिट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है, पढ़ रखा है। बट क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो इसके जो सबसे छोटा पार्टिकल जो कि मॉलिक्यूल है, जो क्या है, जो कि NaCl है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे। होता वो कंपाउंड ही ऐसा है, बट उसका नाम बदल दिया है। और ये पढ़ा इसलिए जाता है कि जो क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला यूनिट लिख के आएगा, आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है ना। तो आयनिक कंपाउंड के सबसे छोटे पार्टिकल को क्या कहते हैं, सबसे छोटे पार्टिकल को क्या कहते हैं, ये देखो मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, उसको फॉर्मूला यूनिट कहेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, ठीक है ना। बेसिकली कह सकते हैं, ऐसा पूछा नहीं जाएगा, बट आपको समझ में आना चाहिए कि एक 1 NaCl पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल नहीं होता है, वो फॉर्मूला यूनिट होता है। एक NaCl पार्टिकल इज अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ द आयनिक कंपाउंड NaCl, ये कह सकते हो आप। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। एंड जो जो ये जो हमने पढ़ाया, अगर आप इसे कंक्लूजन में लिख लेंगे ना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं होप करता हूँ कि ये जो लेक्चर है, ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हुई है। बहुत ही छोटे लेवल का लेक्चर था, बस ये छोटे लेवल का लेक्चर बहुत बड़ी बड़ी कंफ्यूजन दूर कर देता है, ठीक है ना। तो आई होप आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हुई होंगी। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर से हमारा जो मेन मोल कंसेप्ट वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मोल क्या होता है, और हम लोग फिर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और प्लीज सब्सक्राइब ग्रुप कैट, एंड thank you very much.